अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। सो हम लोगों ने 4 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए थे। अब हम 5th मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमेटिक्स और जो 103। ये हमारा 3rd सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और 4th मॉड्यूल हमने कर लिया था कंप्लीट। हमारे पास आएगा 5th मॉड्यूल, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या बताया हुआ है। 4th मॉड्यूल तक तो हमें समझ आ गया, आप हमको देखते हैं। हाँ जी, तो 5th मॉड्यूल पर है कंट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टमेटिक्स इन बायोलॉजी। क्वारंटाइन से ऑनवर्ड इन्होंने किया है। पीछे वाला मॉड्यूल और ये वाला मॉड्यूल कनेक्टेड है। ओके, क्वारंटाइन में क्या होता है? मैनी डिजीज आर स्प्रेड फ्रॉम वन कंट्री टू अदर बाय ट्रांसपोर्टेशन। देखा ना, बस जब इसका मतलब है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो एक से दूसरे की तरफ मुंतकिल हो जाती हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ मुंतकिल हो जाती हैं। ठीक है। रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश्ड क्वारंटाइन लैब्स एट एरोड्रोम्स एंड पोर्ट्स एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ जगह पर जैसे कि एरोप्लेन्स होते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्वारंटाइन के लिए दायर रखे हुए, वहाँ पर स्पेसिफिक टाइम के लिए जिसको डिजीज़ होती है उसको रखते हैं ताकि उसका चेकअप वगैरह भी हो जाए और वो जो है ना दूसरे लोगों को डिजीज़ ट्रांसफ़र ना कर सके। सही हो गया, अब तक तो समझ आ गई। आगे देखते हैं क्या है। टेक्नोलॉजिस्ट हेल्प इन so the taxonomists help in prompt identification of diseases। जो होते हैं वो इन डिजीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए काम करते हैं और बताते हैं कि ये डिजीज़ हैं किस वजह से और कौन सी डिजीज़ है। ओके, जो कि ट्रांसफ़र होती है एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ, जिनके लिए हम जो गवर्नमेंट है वो क्वारंटाइन यूज़ करती है, क्वारंटाइन बनाती है ताकि उनको थोड़ी देर के लिए अकेला रखा जाए ताकि वो दूसरों को डिजीज़ ना ट्रांसमिट कर सके। चलो ठीक है, ये तो भी समझ में आ गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग। तो गाइस प्रोग्राम हो गई है, तो अब हम आगे चलते हैं। वी मस्ट कंटिन्यू। अच्छा ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में हमारे पास आता है इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग एंड फेलिंग ऑफ ट्रीज क्रिएट डिस्टर्बेंस इन नेचुरल एनवायरनमेंट। अब जाहिर है जो कुदरत का एक अपना निज़ाम होता है, एनिमल्स एक कुदरत के निज़ाम के मुताबिक मरते रहते हैं और फिर जो है ना बाकी के एनिमल्स जो है उसकी जगह ले लेते हैं। कुदरती उनकी मौत तो ठीक है, लेकिन अगर हम उन लोगों को मारते जाएंगे तो वो नायाब हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे वो। ठीक है, तो उसमें उनकी स्पीशीज़ का ख़त्म होने का खतरा होता है। ठीक है, तो ये इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब है कि ऐसी इतनी वो वाली किलिंग जिसमें आप हिसाब भी ना लगा सकें कि मतलब नामुनासिब किलिंग जो है ना एनिमल्स की। और ट्रीज़ को जो है वो वैसे ही कट कर देते हैं बिना किसी पर्पज़ के और अपने यूज़ में लाने के लिए, कई बार यूज़ में लाने के लिए जैसे भी कट करते हैं, लेकिन ट्रीज़ को तो कट करते हैं ना, वो तो नेचर का नुकसान होता ही होता है। तो ये तो इंसान की फितरत है कि वो जो भी चीज़ देखता है वो उसे अपने फ़ायदे में यूज़ करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसमें वो बात हो रही है, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्टर्स बाय आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिकली एंड इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ।
अब ये जो क्या हेल्प करता है, सिस्टमेटिक हेल्प करती है, किसकी हेल्प करती है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्टर्स, वो लोग जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, वो ऑफिसर्स। और किस तरह से करते हैं, बाय आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिकली एंड इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ। ऐसी जंगली हयात को, जो कि ऐसे जंगली जानवरों को आइडेंटिफाई करते हैं जो इकोनॉमिकली फ़ायदेमंद हो कंट्री के लिए, और इकोलॉजिकली मतलब कि अपने साथ के चीज़ों के लिए भी, अपने इन्वायरमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद हो, ऐसे जानवरों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या इम्पोर्टेंट है? ये सब कुछ करना, जानवरों को बचाना, उनके स्पीशीज़ को बचाना, ऐसे जानवरों को बचाना जो कि इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकली हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये इनकी प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन जो है वो इनसे जो है वो प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन होती है बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी क्या है? वो वाली लाइफ जो वैरायटी ऑफ लाइफ है बायोडाइवर्सिटी। नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स जो कि एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, वो है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो हम लाइफ को बचाए हैं तो वो लाइफ ही उससे पॉजिटिवली असरअंदाज होती है। ठीक है, मतलब कि उसका फ़ायदा ही होता है। अब ये फाइल नहीं आ रही, वेट 6 सेकेंड में से। आज ना मेरा नेट बहुत कम काम कर रहा है। खैर, हमने इसे लोड कर लिया। अब हम इसको लोड करके तो खोलेंगे। खोलते हैं तो भाई अपने मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। चलिए जी, अपने मॉड्यूल की तरफ हम चलते हैं। इधर पढ़ लिया है जो गुजर है सारा हम पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं सारा। अगर आप लोगों ने देखना हो तो पिछली वाली मेरी वीडियोस को देख लें। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर जाएँ, और उसके बाद आप लोग बाकी की अपलोडेड वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये मेरा भी सब्जेक्ट है और मैं खुद भी आपके साथ पहली बार ही पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ, ताकि वीडियो भी बन जाएगी और हम लोग साथ में समझ भी लेंगे। और किसी को क्वेश्चन पूछना हो, किसी को ज़्यादा अच्छे से कोई पॉइंट समझ में आया तो वो मुझे भी समझा दें। ठीक है, और अब चलते हैं हम आगे। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ये भी हमने कर लिया, ये 4th मॉड्यूल है ना। तो अब हम चलते हैं आगे चलते हैं। ये रहा, यस, मॉड्यूल नंबर 5, कंट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टमेटिक इन बायोलॉजी। हमने क्वारंटाइन का पढ़ लिया, हमने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का पढ़ लिया। उसके बाद अब हम आ गए हैं मिनरल प्रोस्पेक्टिंग। अच्छा, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग सही होगा। अब मिनरल प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता है हम आगे देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया हुआ है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फौना एंड फ्लोरा बाय पैलेंटोलॉजिस्ट इन सेडिमेंटरी रॉक्स शो द सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल इवेंट्स। अब इन्होंने यहाँ पर कहा हुआ है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ऐसा फ्लोरा एंड फौना की शिनाख्त जो कि कौन करता है? पैलेंटोलॉजिस्ट करता है। पैलेंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि स्टडी करते हैं फॉसिल्स को। ठीक है, जो लोग फॉसिल्स को स्टडी करते हैं उनको कहते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट। जैसे पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी, और जो लोग पैलेंटोलॉजी करते हैं उनको कहते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट। ओके, सही हो गया। इन सेडिमेंटरी रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स कहाँ पर होती हैं? समुद्र के नीचे वाली सतह में सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं, उसके ऊपर जो जमती रहती है ना, लेयर्स बनती रहती हैं, वो होती है सेडिमेंटरी रॉक्स। आप लोग कराची के एरिया में जाए ना तो आपको वहाँ पर बड़ी बड़ी सेडिमेंटरी रॉक्स मिलेंगी, क्योंकि वो सारा जो है ना पानी से निकला हुआ है। तो समुद्र की सतह में सेडिमेंटरी रॉक्स होती है, उसमें काफ़ी सारी फॉसिल्स होती है, काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो इतना समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं क्या बोला मैं। शो द सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल इवेंट्स। तो ये हमें जियोलॉजिकल इवेंट्स का सीक्वेंस बताते हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि जियोलॉजिकल इवेंट्स का मतलब अर्थ पर जो इवेंट्स हो रहे हैं, अर्थ पर जो चीज़ें हो रही है, जो वाक़यात हो रहे हैं होते हैं। अब जो लोग मर जाते हैं उनकी जो बॉडीज़ हैं वो मिट्टी के अंदर दब जाती हैं, वो सब कुछ कहाँ हो रहा है? अर्थ के ऊपर ही हो रहा है ना, वो होते हैं जियोलॉजिकल इवेंट्स। उसके बाद और उस इवेंट्स में अर्थक्वेक भी आता है और ये सब कुछ भी आता है। ठीक है,
और उसके बाद जनाब शो द सीक्वेंस। अच्छा अब इनका सीक्वेंस के किस सीक्वेंस में हुए हैं ये, लेयर बाय लेयर हर लेयर अपनी जो है ना शिनाख्त बता देती है कि ये कितना अर्सा पुरानी है, विद द हेल्प ऑफ द फॉसिल्स अवेलेबल इन दैट लेयर। ओके, चलो यहाँ तक तो मुझे यही समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं क्या कहा हुआ इन्होंने। ठीक है, अब आगे है विच हेल्प इन सर्च फॉर फ्यूल्स एंड मिनरल डिपॉजिट्स। अच्छा, तो ये हेल्प करती हैं सिस्टमेटिक किस में, सर्च करने में, क्या फ्यूल्स और मिनरल डिपॉजिट्स। अब ये डिपॉजिट्स क्यों चाहिए होते हैं हमें, ये हमें ना ऑयल के लिए चाहिए होते हैं, ऑयल प्रोडक्ट्स के लिए, ऑयल के लिए जो हम हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह पर यूज़ होता है। अब एग्जांपल फॉर एग्जांपल इट अटेन ग्रेट सक्सेस इन अमेरिकन इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इस ये जो है इंडस्ट्री का ताल्लुक़ रखता है, ये जो टॉपिक है, तो वो लोग कह रहे हैं कि इसमें ना बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई है अमेरिकन इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अमेरिका की में जो इंडस्ट्री है ना उसकी, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 और नवंबर 3 1944। अब उसने बोला है कि वर्ल्ड वॉर 2 में नवंबर 3 में 1944 में जो वर्ल्ड वॉर 2 हो गई थी, उसमें क्या हुआ, जापान रिलीज बैलून बॉम्ब्स, ये रहा बलून बॉम्ब की पिक्चर भी है, इनटू द पैसिफिक जेट स्ट्रीम। अच्छा सही, उसने जापान ने रिलीज़ किया बलून बॉम्ब किसमें, पैसिफिक जेट स्ट्रीम में। क्रिएटेड हैवक इन द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट अमेरिका। उसने क्या किया, उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी, कहाँ पर, फॉरेस्ट ऑफ जंगलों में, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका के जंगलों में। ठीक हो गया। उसके बाद फिर बलून्स कवर्ड विद सैंड कंटेन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ शेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो बलून थे वो सैंड से कवर किए हुए थे, उनके अंदर क्या था, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के शेल थे। ठीक हो गया। बॉम्बिंग ऑफ दिस बीच एरिया डिस्ट्रॉयड द नेशनल डिफेंस बलून लॉन्चिंग साइट। अब इसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया नेशनल डिफेंस की बलून लॉन्चिंग साइट को। ठीक होगा। अब देखते हैं कि हमारा ये मॉडल कितना रहता है, ये तो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, फिर हम लोग है ना इस मॉड्यूल को बाद में कंटिन्यू कर लेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए।